नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, सबसे पहले आपको वो बता दूं। केजरीवाल का वो गणित लेकर आया हूं जो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएगा। वो गणित क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, आज आपको बताऊंगा। दिल्ली में जो एलजी हैं उन पर 1400 करोड़ के नोट स्कैम का पूरा सच क्या है, आज वो भी आपके सामने रखूंगा। दिल्ली के विधायक बिकेंगे और गुजरात में बीजेपी की सरकार गिरेगी, इसका जवाब दूंगा। 23 साल पहले देश ने जो ठाना था वो मोदी ने कैसे पूरा किया, इसका भी चैप्टर है। और चीन से लड़ने में भारत को कितना ताकतवर बनाएगा विक्रांत, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन पाठशाला में रोज की तरह सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी की तरह बिहार में भी मदरसों के सर्वे की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि मदरसों में शिक्षा दी जा रही है या फिर आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने कल ही राज्य के मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने 3800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 8 सालों में भारतीय पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। तीस्ता सीतलवाड़ को आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने तीस्ता को जमानत देते हुए अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया। गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के मामले में 24 जून को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका दायर कर चुके थे और याचिका में इस कानून को हिंदुओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री और कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले 2 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट के अगले विस्तार में मंत्री बनाया जा सकता है। 7 कांग्रेस विधायकों ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था, जबकि 10 कांग्रेस विधायक महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहे थे। इसके बाद से कांग्रेस में टूट की आशंका बढ़ चुकी थी। बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर आपत्ति जताई है। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद पीएम उम्मीदवार होने से इनकार किया है। राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। कल पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था कि प्रदेश ने देखा, अब देश देखेगा। आज जब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो नारे लगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार के पीएम दावेदार होने से इनकार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के दौरे पर आज गुजरात पहुंचे। यहां द्वारका में उन्होंने गुजरात के लोगों को फ्री बिजली की गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की हर सरकार ने यहां के किसानों की अनदेखी की है। उनकी सरकार आई तो किसानों की समस्या को हल किया जाएगा। केजरीवाल ने गुजरात में सरकारी स्कूलों को अच्छा करने, प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने और लोगों को मुफ्त इलाज देने का भी वादा किया। ये गुजरात में उन्होंने जो कहा उसके बारे में बताया। इसके अलावा सोनाली फोगाट हत्या की जांच के लिए गोवा पुलिस आज फिर से हिसार के संत नगर पहुंची। यहां सोनाली के घर की ऊपरी मंजिल वाले हिस्से की तलाशी ली गई। इससे पहले गुरुवार को भी गोवा पुलिस ने सोनाली के घर जांच की थी। बुधवार को हिसार में ही सोनाली के फार्म हाउस जाकर भी पुलिस ने तलाशी ली। इस बीच सोनाली के परिवार वालों ने फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में आज मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जुमे की नमाज के दौरान धमाका हुआ जिसमें मस्जिद की इमाम मारे गए। धमाके में हुए लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। धमाका हेरात शहर की गुजरगाह मस्जिद में हुआ। अफगानिस्तान में आईएस के आतंकी लगातार धार्मिक जगहों को निशाना बना रहे हैं। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास और इसमें दिल्ली की राजनीति पर मैथ्स का चैप्टर। शिक्षा और शराब नीति घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उपराज्यपाल ने इन आरोपों को गलत बताया और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी एक्शन लेने की बात कही। लेकिन इस पूरे मामले का सच क्या है, यह पूरा मामला क्या है,
इसे समझना जरूरी है। और जब मैं आपको आज दिल्ली के एलजी के 1400 करोड़ रुपए के घोटाले वाले आरोप के बारे में बताऊंगा कि उन पर यह आरोप क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या सच है, तो इसका गुजरात कनेक्शन भी समझाऊंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो गणित है, जो फॉर्मूले वो लेकर आते हैं, जिससे कैलकुलेशन करते हैं, वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनवाएगा क्या, ये भी आज आपको बताऊंगा। पहले एलजी वाला पूरा मामला क्या है वो समझाता हूं। पूरा मामला साल 2016-17 का है, आज का नहीं है। दिल्ली के जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना, वो उस समय केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन हुआ करते थे। नोटबंदी हुई, उस दौरान आरोप उन पर लगा कि खादी ग्रामोद्योग की कनॉट प्लेस की ब्रांच के 2 कैशियर 22 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट गैर कानूनी तरीके से बदले थे। यह आरोप लगा एक ब्रांच के कैशियर के ऊपर कि उन्होंने बदलवाए थे। इन आरोपों के बाद केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग ने सीबीआई से इसकी जांच कराने के लिए कहा। आज सीबीआई जांच की मांग हो रही है ना, सीबीआई जांच के लिए तभी कहा गया और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच भी की। आज कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कहती है सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच कर चुकी बॉस। इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि मामला 22 लाख का तो था ही नहीं, 17 लाख रुपए का था। दोनों आरोपियों ने 17 लाख के पुराने नोट बदलने की बात कबूली और दावा किया कि केवाईआईसी के तत्कालीन चेयरमैन के कहने पर उन्होंने पुराने नोट बदले। इन 2 कबूलनामों के बाद सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। 10 जुलाई 2017 को शुरू हुई इस जांच में 21 दिसंबर 2017 को चार्जशीट दायर भी हो चुकी है। जांच में यह पाया गया कि केवीआईसी के जिन 2 कैशियर पर आरोप लगे हैं, उनके अलावा कोई और इसमें शामिल नहीं है। तो सीबीआई जांच कर चुकी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी और कह चुकी कि इन 2 लोगों के अलावा और कोई शामिल नहीं है। अब या तो अगर आपको पता नहीं है कि सीबीआई जांच कर चुकी है तो पता लगाइए। अगर पता है कि सीबीआई जांच कर चुकी है और सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? सीधा सा प्रश्न है। और अगर भरोसा है तो सीबीआई के चार्जशीट पे भरोसा कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 लोगों के अलावा कोई शामिल नहीं था। केवीआईसी के जो चेयरमैन थे, जो अभी मौजूदा दिल्ली के एलजी हैं, उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दी। गलत तरीके से नोट बदलने के मामले में चेयरमैन की कोई भूमिका सीबीआई को नहीं मिली। यानी इस मामले में सीबीआई की जांच हो चुकी है, चार्जशीट दायर हो चुकी है। खादी ग्रामोद्योग के तत्कालीन चेयरमैन पर किसी तरह का मामला सीबीआई को नहीं दिखा, उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी फिर क्यों एलजी को इस मामले में घेर रही है? असल में जब दिल्ली में शराब नीति की सीबीआई जांच के लिए एलजी ने कहा और जब स्कूलों पर सीबीसी की रिपोर्ट निकाली और कहा कि एलजी ने कहा कि इसकी जांच कराइए, 2.5 साल से पड़ी हुई क्यों है, तब से आम आदमी पार्टी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको टारगेट पर ले लिया और नोट बदलने वाला पुराना मामला लेकर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को नया ट्विस्ट दिया। खादी ग्रामोद्योग के जिन 2 कैशियर पर गलत तरीके से पुराने नोट बदलने के आरोप लगे हैं, उन्हीं के बयान पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को घेरना शुरू किया और आरोप यह लगाया कि दोनों कैशियर ने विनय सक्सेना के कहने पर ही 22 लाख के पुराने नोट बदले। दिल्ली के एक ब्रांच में ही 22 लाख रुपए बदले गए। देश के सभी ब्रांच को मिला दिया जाए तो कुल हिसाब 1400 करोड़ रुपए का बैठता है। इसलिए इस पूरे मामले में विनय सक्सेना के खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी लॉजिक दे रही है, आम आदमी पार्टी का लॉजिक यह है कि भाई 2 गवाह हैं, उनके मुताबिक कि 2 गवाह, उन्होंने कहा कि 22 लाख रुपए बदले गए, लेकिन सीबीआई के जांच में कितना मिला? 17 लाख निकला कि 17 लाख बदले गए थे। पहली बात तो ये 22 लाख वाला मामला ही कैंसिल हो जाता, 22 लाख नहीं है 17 लाख है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सीबीआई कह रही है कि ये जो 2 गवाह कह रहे हैं, ये 2 गवाह जिस पर आरोप लगा रहे हैं, वो बचने के लिए लगाए किसी और चीज के लिए लगाए नहीं पता। सीबीआई कह रही है अपनी चार्जशीट में कि जो मौजूदा एलजी हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब सीबीआई इनको क्लीन चिट दे चुकी है एलजी को। लेकिन आम आदमी पार्टी का तर्क यह है, वो एक तो 22 लाख पर अटके हुए हैं, वो 17 लाख मान ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि देश भर में इंटू कर लीजिए इसको कि जितने खादी ग्रामोद्योग के सेंटर होंगे उनके मुताबिक सब जगह 22 लाख बदला गया होगा। तो कितने सेंटर हैं? करीब 1500 सेंटर है, 1500 सेंटर।
तो उनका यह कहना है कि 1500 सेंटर पे हर जगह 22 लाख बदला गया होगा, वो मान लिया उन्होंने। तो उसके हिसाब से कितना बैठा, तो वो कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, इसको जांच कर लो। अब इसका लॉजिक क्या है, आप समझिए। कहने का मतलब यह है कि मैंने ऊपर की जेब से निकाला 100 रुपया और आपसे पूछा मेरे पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा 100 रुपया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अरे ये नहीं देख रहे हो, इधर 2 जेब है, इधर पैंट में 2 जेब है, इधर एक पीछे जेब है, तो एक जेब से 100 रुपया निकला है और मेरे पास 6 जेब है, तो 600 रुपया होगा। आप कहेंगे कि दिखाओ हर जेब में है कि नहीं, तो मैं पलट के आपसे कहूंगा है बुड़बक, जब एक में 100 निकल गया तो बाकी क्या दिखाना, हर जेब में 100 ही निकलेगा, ये मान के चलो। तो यही कैलकुलेशन आम आदमी पार्टी कर रही है कि अगर एक केंद्र से 22 लाख रुपया बदलवाया है तो 1500 सेंटर में भी 22 लाख बदलाया है, तो 1400 करोड़ का हो गया घोटाला। और सीबीआई अब इसकी जांच करेगी, जबकि सीबीआई जांच कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद कुछ सवाल है। 2016-17 में नोटबंदी के दौरान 17 लाख रुपए के पुराने नोट बदले गए, तो आम आदमी पार्टी 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद कह कैसे रही है। सीबीआई जांच में केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के 2 कैशियर आरोपों के घेरे में आए। विनय सक्सेना का तो नाम ही नहीं है, फिर आम आदमी पार्टी उन पर आरोप क्यों लगा रही है। विनय सक्सेना के केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते ही केबीआईसी ने गलत तरीके से नोट बदलने की सीबीआई जांच कराई। अगर विनय सक्सेना इसमें शामिल होते तो जांच क्यों कराते। सीबीआई के चार्जशीट में विनय सक्सेना पर आरोप नहीं है, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी उन पर आरोप लगा रही है। और अगर सीबीआई पर भरोसा है कि वही सच सामने लाएगी, तो सीबीआई की मौजूदा चार्जशीट पर भरोसा कीजिए और उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। और अगर सीबीआई जो है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया का अकाउंट खंगाल के चली गई, कुछ सवाल पूछ के चली गई और लॉकर में क्या देख के चली गई, तो इसका मतलब होता है मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई। तो यहां तो चार्जशीट में जिसको क्लीन चिट मिली है उसके क्लीन चिट पे क्यों नहीं विश्वास है। अब समझिए कि जब से दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर शराब नीति घोटाले के आरोप लगे, तब से आम आदमी पार्टी ने आरोपों पर तो सीधा जवाब नहीं दे रही, लेकिन कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर कर रही है। आम आदमी पार्टी से शराब नीति घोटाले पर सवाल होता है तो वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों में मनीष सिसोदिया के अच्छे काम छपे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी घबरा गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2024 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी डर गए। फिर कहने लगे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ताकतवर हो रही है, इसलिए बीजेपी डर गई। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में यह भी कह दिया कि मनीष सिसोदिया पर रेड कराई गई तो गुजरात में 4% वोट बढ़ गया आम आदमी पार्टी का, और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो 6% वोट बढ़ जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हुई, 40 विधायकों को खरीदने की तैयारी थी, जिसके लिए बीजेपी ने हर विधायक के लिए 20-20 करोड़ रुपए और कुल 800 करोड़ रुपए रखे हुए। अब आपने जो एलजी साहब के मामले में आम आदमी पार्टी का कैलकुलेशन देखा कि एक केंद्र पर खादी ग्रामोद्योग के अगर 22 करोड़, सो कॉल्ड 22 करोड़ बदले गए, तो 1500 अगर केंद्र हैं तो हर जगह इतना ही अमाउंट बदला गया होगा, तो मिला के 1400 करोड़ हो गया। ये जो केजरीवाल स्कूल के केजरीवाल जी के थॉट प्रोसेस का जो गणित है, अगर इससे कैलकुलेशन करें तो किस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे गुजरात में सरकार कैसे बन जाएगी, मैं बनाता हूं। देखिए अभी केजरीवाल जी के गणित से गुजरात में, और इसमें देखिए इधर मैं आपको लिखूंगा एक्शन और इधर लिखूंगा उसका रिएक्शन, और आप देखेंगे कि ये जो गुजरात में आप सरकार कैसे बनेगी वो आपको समझा रहा हूं। एकदम क्लियर बन जाएगी सरकार। मनीष सिसोदिया पर छापे, ठीक है, मनीष सिसोदिया पर छापे। केजरीवाल जी ने कहा 4% वोट बढ़ा, कहां बढ़ा, गुजरात में बढ़ा, तो 4% आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ गया। फिर लॉकर चेक हुआ या नहीं, उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट होंगे तो कितना वोट शेयर बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी का गुजरात में, उन्होंने कहा 6% वोट बढ़ेगा। तो चुनाव शुरू होने के पहले आम आदमी पार्टी के पास 4% और 6%, मतलब
10% वोट तो उनकी जेब में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को यह गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे, तो 10% तो आ गया। अब अगर इसी हिसाब से देखिए तो जैसे आम आदमी पार्टी ने एलजी के मामले में कैलकुलेट किया कि एक ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योग के में 22 लाख रुपया चेंज हुआ तो 1500 सेंटर है, तो इसका मतलब सब जगह 22 लाख हुआ होगा, तो 1400 करोड़ हो गया। तो वैसे ही हमने कैलकुलेट किया इसी गणित के हिसाब से। ये डकवर्थ लुईस से भी बड़ा जटिल गणित है, समझिए। एक विधायक की खरीद, तो हमने कैलकुलेट किया कि एक अगर खरीदा जाएगा तो 2% वोट बढ़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक विधायक अगर दिल्ली में खरीदा जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का 2% वोट बढ़ेगा। तो हमने फिर कैलकुलेट किया कि 40 विधायक अगर खरीदे जाएंगे तो 40 × 2 = 80% वोट जो है वो बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी का। तो 10% ऑलरेडी था, 80% 40 विधायक खरीदते मिल जाएगा, तो = 90% वोट जो है गुजरात के अंदर वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, और गुजरात में सरकार किसकी बन जाएगी? आम आदमी पार्टी की बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ऐसा कैसे होगा, कि क्या लॉजिक है? तो बॉस, एलजी वाले में भी ऐसा ही लॉजिक था। अगर ये लॉजिक नहीं है तो वो भी लॉजिक नहीं है, और वो लॉजिक है तो ये भी लॉजिक है। लॉजिक खेलते रहिए। ये ऐसे सरकार बन गई, अब बनाइए, अब चलिए हो गया, बोल दिया, बोलने में क्या जाता है। देखिए, विधायक को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ थे या नहीं, बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए विधायक की खरीद फरोख्त के लिए रखे या नहीं, इन बातों के अब तक एक भी सबूत नहीं दिए। इसलिए यह प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर बोलने पे ही जाना है, कुछ भी बोलना है, तो यह हिसाब से लोग गुजरात में सरकार भी बनवा देंगे। लेकिन सरकार बचाने के लिए कैसे जनता के पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका तो सबूत है ना। खरीदने वाले का तो सबूत नहीं आया, लेकिन जो बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उसका तो सबूत है। उस पर कोई पूछता है क्या? झारखंड में देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट और चार्टर्ड प्लेन बुक करने के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए के फंड को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार यह फंड अगले 1 महीने में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट और खर्च करेगी। अभी 2 दिन पहले ही यूपीए के करीब 35 विधायकों को रायपुर भेजा गया, वहां उन्हें आलीशान होटल में ठहराया गया है। सरकार बचाने के लिए विधायकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका खर्च अब झारखंड सरकार उठा रही है। यह आम जनता के टैक्स का पैसा है जिसे सोरेन सरकार वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर अपने नेताओं और मंत्रियों पर खर्च करने जा रही है। इस पैसे का हिसाब कौन मांगेगा? जो पैसा दिख नहीं रहा, उसका कोई सबूत दिख नहीं रहा, हवा में है फिगर कि 20-20 करोड़ सबका, 800 करोड़ इधर, इतना ये, उतना खरीद लिए, उतना ये करोड़ हो गया, इतना करोड़ हो गया। वो पॉकेट वाला बताया ना, 100 रुपया इधर से निकला तो सब में 100 है। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में शराब नीति घोटाले में किस तरह दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ वो मैंने आपको समझाया था। वो फिगर्स में दिखता है इसलिए लोग सवाल पूछते हैं। वो एक सीरियस मैटर है इसलिए लोग जवाब मांग रहे हैं। ये एलजी की तरह का मामला नहीं है कि सीबीआई जांच हो गई, चार्जशीट हो गई, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां कुछ दिख रहा है, आपने शराब नीति वापस ले ली, वहां कुछ सवाल, जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। वहां जवाब देने के बजाय जवाब यह मिलता है कि उसने जो है वो घोटाला कर दिया, वो हमसे डर गया, वो हमसे हारने वाला है। एक बार आपको वो रिपोर्ट मैं फिर से दिखाता हूं जो मैंने पाठशाला में दिखाई थी, उसको देखिए कि क्यों लोग सवाल पूछ रहे हैं। यह कोई दस्तावेज नहीं है, यह एक कैलकुलेशन का चार्ट है जिसे जांच एजेंसीज ने तैयार किया। इसमें बेंगलुरु की आरके नाम की शराब कंपनी के ब्रांड का उदाहरण दिया गया है और इस कंपनी को पुरानी पॉलिसी में कितना फायदा होता था और नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लाई उसमें कितना फायदा मिला, इसे समझाया गया। हमारे सोर्सेज ने यह निकाल कर दिया। अब इससे आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि नई पॉलिसी में दिल्ली में क्या हो रहा था और पुरानी पॉलिसी में क्या हो रहा था। इस चार्ट में यह भी बताया गया कि पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी में दिल्ली सरकार को कितना फायदा और नुकसान हो रहा था। एक शराब की बोतल, उसकी कीमत तुम क्या जानो, मैं बताऊंगा ना, तुम क्या जानो मैं बताऊंगा। अब आपको जरा बताता हूं अब इस चार्ट में है क्या। बड़ा कमाल का चार्ट है। इसमें दिल्ली में इस चार्ट के आधार पर समझिए कि पुरानी और नई पॉलिसी में सरकार को क्या नुकसान और फायदा हो रहा था। इसमें जो कंपनी है
जिस कंपनी के ब्रांड की शराब की बोतल बताई गई है उसका नाम है आरके। और हमने इसमें कैलकुलेशन जो किया गया है नई और पुरानी पॉलिसी का फर्क समझाने के लिए वो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। हम आपको एक 750 ml की जो बोतल आती है, जिसको कई बार जो शराब प्रेमी है वो प्रेम से खंबा कहते हैं, तो वो एक खंबा जो है वो क्या बता रहा है आज उसके जरिए आपको बताऊंगा। तो नई पॉलिसी का ब्रेकअप अब यहां जरा डाल देते हैं। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, और यहीं पर कंपैरिजन दे देता हूं पुरानी शराब नीति का। पुरानी शराब नीति, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसमें क्या हो रहा। और एक शराब की बोतल की कीमत बता रहा हूं, एक शराब की बोतल जो कि कितने की है, 750 ml की है। इसका WSP जो होता है, WSP क्या है, होलसेल प्राइस। इसकी कीमत नई पॉलिसी के तहत कितनी बैठती है, 188 रुपया 41 पैसा। एक 750 ml की शराब की बोतल का होलसेल प्राइस नई पॉलिसी में 188 रुपया 41 पैसा। आर के ब्रांड की बता रहा हूं आपको। इसमें 1% एक्साइज ड्यूटी, ये कितनी लगेगी, 1%। ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 1 रुपया 88 पैसा, 1.88 रुपीज। इसी तरीके से लगेगा वैट, ये भी कितना लगेगा, 1% लगेगा नई पॉलिसी के तहत। इसमें कितना कमाई होगी सरकार की, 1 रुपया 90 पैसा। अब रिटेलर का जो मार्जिन है, रिटेलर कौन हुआ, जिससे आप जाकर शराब की बोतल खरीद रहे हैं। अब इसको देखिए, रिटेलर मार्जिन, इसको एक बोतल पर नई पॉलिसी के तहत कितना कमाई हो रही है, 363 रुपया 27 पैसा। और यह क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी एमआरपी जो है शराब की, यानी जो जिस पर आपको बोतल मिल रही है, वो है 555 रुपया 76 पैसा। यह है नई पॉलिसी के तहत कैलकुलेशन। इसमें अतिरिक्त एक्साइज जो है वो है 4 रुपया 54 पैसा। तो ये टोटल एमआरपी जो हो जाएगी, टोटल एमआरपी वो हो जाएगी 560 रुपया, 560। ठीक है, ये नई शराब नीति के तहत 750 ml की एक बोतल आरके ब्रांड की, उसकी कीमत क्या बैठ रही है, 560 रुपया, जिसमें जो रिटेलर बेचने वाला है उसकी कमाई है 363 रुपया। अब ये पकड़ के चलिए, अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। अब पुरानी पॉलिसी में इसी आरके ब्रांड की 750 ml की एक शराब की बोतल की क्या कीमत बैठती थी, उसमें होलसेल प्राइस बैठता था, यहां होलसेल प्राइस वो उसके सामने दिखा रहा हूं, 166 रुपया 73 पैसा प्रति बोतल। एक्साइज ड्यूटी जो अब सरकार को मिल रही है 1 रुपया 88 पैसा, वो पुराने पॉलिसी में सरकार को एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी, 223 रुपया 89 पैसा। एक शराब की बोतल पर सरकार की कमाई होती थी एक्साइज ड्यूटी में 223 रुपया, नई शराब नीति में होने लगी 1 रुपया 88 पैसा। 223 और 1 रुपया 88 पैसा। पुरानी पॉलिसी में जो वैट में सरकार की कमाई होती थी वो होती थी 106 रुपया, 106। और नई नीति में वैट 1% करके कितने पे कमाई हो गई, 1 रुपया 90 पैसा। कहां 106 रुपए की कमाई, कहां 1 रुपया 9 पैसा की कमाई, 90 पैसे की कमाई। और जो रिटेलर का मार्जिन होता था पिछली पॉलिसी में, वो होता था 33 रुपया 35 पैसा। 33 रुपया 35 पैसा, मतलब शराब बेचने वाला पहले कमाता था एक बोतल पर 33 रुपया। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, उसमें उसकी कमाई, ये जो सोर्सेज हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक 33 रुपया से बढ़कर 363 रुपया हो गई।
मतलब रिटेलर की कमाई बम बम 10 गुना बढ़ गई और सरकार की कमाई जो है एक्साइज और वैट में कहां 223 से घटकर ₹1.88 और कहां 106 रुपए से घटकर ₹1.90 हो गई। और एमआरपी कितनी बैठी इसकी 530 रुपए। तो आप जो है यानी आपको कितने की पड़ी, आपको पुरानी एक्साइज ड्यूटी में 530 रुपए की शराब की बोतल मिल रही थी, अब आप कितना चुका रहे हैं 560 रुपया। मतलब आपने पैसा ज्यादा दिया, लेकिन वो पैसा गया किसके पास, रिटेलर मार्जिन के पास गया 363 रुपए, सरकार को कुछ नहीं मिला। यानी नई पॉलिसी में अगर आप इस पॉलिसी को देखिएगा तो इसमें सरकार की कमाई कितनी है, सरकार की कमाई अगर आप देखिएगा नई पॉलिसी में वो बैठेगी, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास जाएगा ₹1.88, वैट जाएगा ₹1.90 और ये जाएगा ₹4.54 अतिरिक्त एक्साइज। तो अगर कुल मिला दीजिए तो एक बोतल की कमाई पर, एक बोतल की बिक्री पर सरकार को कितना मिल रहा है, ₹8.32। और पुरानी पॉलिसी में कितना मिलता था, ₹222 जोड़ दीजिए, 106 जोड़ दीजिए, यानी पहले सरकार की कमाई होती थी, इसका कंपैरिजन कर दीजिए वर्सेस यहां लिख रहा हूं, पहले सरकार की कमाई होती थी एक बोतल पर ₹329.89। अब आप सोचिए कि नई पॉलिसी और ये पुरानी पॉलिसी, तो नई पॉलिसी में सरकार की कमाई ये है ₹8.32 एक बोतल की बिक्री पर, और पहले होती थी ₹329.89 एक बोतल की बिक्री पर। अब आप बताइए ये कैसी नई पॉलिसी है जिसमें कि सरकार को ₹329 से कमाई घटकर आ जाए ₹8.32। ₹329 का 320 भी होता तो समझ लेता, 300 भी होता तो समझ लेता, ₹329 का ₹8.32 हो गया। ये तो बहुत कट्टर कमाई हो गई बॉस, एकदम कट्टर कमाई। और रिटेलर का मार्जिन देखिए, रिटेलर जो कमा रहा है वो तो बम है। कहां पहले कमाता था ₹33 और आज की डेट में एक बोतल पर कमा रहा है ₹363.27। यह रिटेलर कमा रहा है, रिटेलर। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि उनकी शराब नीति दुनिया की बेस्ट शराब नीति, लेकिन मैंने आपको पहले और बाद की शराब नीति में कैसे गड़बड़ी की गई और उसके आरोप लगे यह बताया था। शराब नीति बदलने में कैसे गड़बड़ी हुई, जो आरोप लग रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तर्क यह है, उनकी तरफ से जवाब यह है कि आप दोनों नीतियों को जो है कंपेयर नहीं कर सकते। वहां जो शराब की बोतल बिकती थी उस पर रेवेन्यू आता था, यहां हमने पहले ही पैसा कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब हमने पूरा चैप्टर खोला था तो हमने आपको यह बताया था कि पहले पैसा ले लेना कैसे नुकसानदेह है उस दिल्ली के लिए जहां ऐसी तमाम नीतियां जो हैं वो परिवर्तन की गई या लाई गई, जिससे खरीद शराब की जो बोतल की बिक्री है वो बढ़ने वाली थी, यानी सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता था। एक बार वो कंपैरिजन देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दिल्ली सरकार का तर्क क्या है? दिल्ली सरकार का तर्क यह था कि नई शराब नीति के तहत पहले ही सरकार ने पैसा जमा करवा लिया, जिससे सरकार को नुकसान की गुंजाइश खत्म हो। ठीक है, आपने पहले कहा कि भैया हमको पैसा दे दो, पहले इतना पैसा जमा कर दो, उसके बाद तुम मुझे वैट कम दे दो, एक्साइज ड्यूटी कम दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले पैसा लेने के लिए कुछ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अपनी मर्जी से आप बोलेगा ये दे दो तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए शराब बिक्री के पुराने आंकड़ों को आधार बनाया गया कि अच्छा एक काम करो, तुम 1000 बोतल, एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1000 बोतल बेचते हो तो तुम काम करो, मुझे पहले ही इतना टैक्स भर दो और उसके बाद जो बेचोगे उसमें इतना भी दोगे तो चलेगा। तो आपने किसको आधार बनाया? पुराना जो वो बेचता था उसको, कि 1000 बोतल बेचता था, चलो ठीक है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। नई शराब नीति लागू होने से पहले और बाद में शराब बिक्री को लेकर कई बदलाव हुए। जैसे
मार्च 2022 में दिल्ली में शराब पीने की लीगल एज 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। अब पहले 25 साल से ऊपर का लड़का शराब पीए, लड़की शराब पिए, अब 21 साल से ऊपर के लोग शराब पीने लगे। इसका मतलब शराब की बिक्री बढ़ेगी। 4 साल का गैप और मिल गया भाई लोगों, 4 साल का और मार्जिन मिल गया। तो जो 1000 बोतल बेचता था वो 1000 ही बेचेगा। आपने तो टैक्स ले लिया 1000 पे, अब वो बेच रहा है 10,000, आपका तो नुकसान होगा ना। दूसरा पॉइंट, मई 2022 में दिल्ली के बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री का समय बढ़ा दिया गया। अब शराब ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा उम्र के लोग पी पा रहे हैं, तो ज्यादा बोतलें बिकेंगी। ज्यादा बोतल बिकेंगी तो सरकार का नुकसान ना होगा बॉस। लेकिन आपने बना दी नई पॉलिसी। इसके तहत दिल्ली में सुबह 3 बजे तक बार रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री हो सकती थी। नई नीति के तहत रिटेलर्स को हुए मुनाफे के कारण रिटेलर्स ने कई ऑफर भी दिए। शराब की 1 बोतल खरीदने पर 1 बोतल फ्री जैसे ऑफर दे दिए गए। बिहार से जो लोग आते हैं वो तो दिल्ली में आके पागल हो जाते हैं। 1 बोतल ऑर्डर करते, दूसरा फ्री में मिलता है तो कहते हैं अरे इसका तो पैसा नहीं देना हमको, ले जाओ। कहते हैं सर 2 है, लीजिए। वो बम हो जाते थे, अब बंद हो गए। वो बिहार जाके बताते थे कि यहां नीतीश जी पीने नहीं दे रहे हैं, वहां 2-2 मिल रहा है। इन सारे बदलावों के चलते दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ी। दूसरे राज्यों से भी लोग दिल्ली आकर शराब खरीदने लगे। अब आप 1 बोतल पे 1 फ्री दीजिएगा तो नोएडा वाला भी दिल्ली में जाके खरीद रहा है, गुड़गांव वाला भी आके खरीद रहा है, दूसरी जगहों से लोग आके खरीद रहे, तो और शराब की बिक्री बढ़ी। लेकिन आपने टैक्स किस पे लिया? पिछला पुराने वाले पे आपने टैक्स ले लिया और खुश हो गए कि हमने तो पहले ही पैसा ले लिया। अरे यहां बोतल की बिक्री बढ़ गई। इस बढ़ी हुई बिक्री के आकलन को कैलकुलेट किए बिना ही दिल्ली सरकार ने पहले से रिटेलर से पैसा जमा करवा लिया। तो इससे सरकार को फायदा कैसे हुआ बॉस, ये कोई समझाए। पिछले 3 साल में शराब बिक्री और एक्साइज रेवेन्यू के आंकड़े आपको बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 2019-20 में अगर आप देखिएगा, 2019-20 इस वित्तीय वर्ष में शराब की जो बिक्री थी, ये दिल्ली का बता रहा हूं, शराब की बिक्री वो 132 लाख लीटर, ये कब थी? पर मंथ थी, पर मंथ। ये औसत बता रहा हूं। 2022 में जब ये नई शराब नीति जो है उसके तहत चीजें की गई, तो ये 132 लाख लीटर जो हर महीने बिक रहा था, ये बढ़कर कितना हो गया? 245 लाख लीटर औसतन प्रति महीने, पर मंथ। भाई आप फ्री में 1 के साथ 1 दे रहे हो तो बिकेगी ही। अगर आप उम्र जो है वो उसका दायरा घटा दे रहे हो कि 21 साल से ऊपर वाला सब पिएगा तो बिकेंगी ही। रात में 3 बजे तक पियो तो बिकेंगी ही। तो बिकेंगी तो दिक्कत ये नहीं कि बिक रही है, दिक्कत ये है कि पहले आपको रेवेन्यू आ रहा था 132 लाख लीटर पर, अब आपको 245 लाख लीटर पर रेवेन्यू आता, लेकिन आपने रेवेन्यू घटा दिया क्योंकि आपने कहा कि हमको पहले ही इतना पैसा दे दो। और कैलकुलेशन पहले लेने का पैसा कितने पे किया? 132 लाख लीटर पर। तो किसका फायदा, किसका नुकसान? अब आपको एक्साइज रेवेन्यू के आंकड़े भी बता देता हूं कि कैसे गिरे हैं। एक्साइज रेवेन्यू देखिए, देखिए भाई, अगर बिक्री बढ़ रही है तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था। तो एक्साइज रेवेन्यू देखिए कितना हुआ। 2019-20 में 5068 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आया शराब से, 2019-20 में, पुरानी नीति से। फिर 2020-21 इसमें कितनी कमाई हुई रेवेन्यू से? 4108 करोड़। ठीक है, समझ में आया। फिर 2021-22 में, 2021-22 अभी नई नीति नहीं आई है, इसमें कितना आया? 6000 करोड़। ये सब पुराने से चल रहा है। अब 2022-23 में, 2022-23 इसके 3 महीने, शुरुआती 3 महीने जिसमें नई नीति के तहत चीजें चली, उसमें कमाई कितनी हुई? 1485 करोड़, जो कि दिल्ली सरकार के अनुमान से 37.5% कम है।
37.51% कम है अनुमान से, यानी रेवेन्यू घट गया, बिक्री बढ़ गई, रेवेन्यू गिर गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पैसा तो ले लिया, लेकिन रेवेन्यू जब बिक रहा ज्यादा आपको फायदा नहीं हो रहा है। और ये जो 1485 करोड़ देख रहे हैं, इसमें भी 980 करोड़ जो है ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था। मतलब 1485 करोड़ में से 980 तो वो पैसा है जो रिफंड करना पड़ सकता है। तो क्या कमाई हुई वो देख लीजिए। इतना आंकड़ा देख के कितने लोगों को आज लगाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत बढ़िया, कोई गड़बड़ी नहीं है, यह माना भी जा सकता है। लेकिन जो सवाल है उसके जवाब पे तो बने रहिए, उसी पे चर्चा तो कीजिए। जब मामला इधर उधर घुमाया जाने लगता है, तब पब्लिक जो है वो और घूमने लगता है उसका दिमाग कि कौन घुमा रहा है, नहीं घुमा रहा, और घुमाने के पीछे की सोच क्या है। यही कंफ्यूजन हम क्लियर करने के लिए आज आपको बता रहे थे कि एलजी पे जो आरोप लग रहे हैं, भाई जो करप्ट हो उसको डाल दीजिए जेल। लेकिन एक तरफ आप सीबीआई जांच की बात करें और दूसरी तरफ सीबीआई की जो ऑलरेडी आई हुई चार्जशीट है उस पर यकीन ना करें, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे ना बॉस, दूसरे से कैसे पूछे। पाठशाला में अब आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म का चैप्टर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आधिकारिक तौर पर नेवी को सौंप दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया के सिर्फ 5 देश ही अब तक ऐसा कर पाए हैं कि उन्होंने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, सिर्फ 5। और यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, खासतौर पर तब जब हम पिछले 75 साल से सैन्य हथियारों, सैन्य साजो सामान, सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहे हैं। दुनिया में यूनाइटेड नेशंस से मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। इनमें सिर्फ 5 देशों के पास खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप सोचिए। और जिन 5 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, जो 5 देश हैं जिनके पास है, वो कौन कौन है? एक है अमेरिका, यूएस, दूसरा रशिया, जिससे कि दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो हथियार खरीदते हैं, दोनों से ही खरीदते हैं। फिर हो गया आपका फ्रांस, चौथा हो गया आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, 5वां देश है चीन, चाइना। और आज वो इतिहास का लम्हा हमारे लिए सामने आया जब 6ठा देश कौन सा बन गया? वो बन गया हमारा, आपका भारत, जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आपको बताता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, इसे बनाना कितना मुश्किल होता है, इसे बनाने में कितना समय लगता है, क्यों सिर्फ 5 देश हमसे पहले ऐसा कर पाए थे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पानी का एक बड़ा जहाज होता है जिस पर लड़ाकू विमान पार्क हो सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर रनवे बने होते हैं जहां से विमान उड़ान भरते हैं या लैंड होते हैं। यानी ये एक तरह से समुद्र पर चलता फिरता एयरबेस होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप है जिस पर विमानों के साथ साथ हथियार, मिसाइल की भी तैनाती होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों को हथियारों से लैस किया जा सकता है। युद्ध के वक्त दुश्मन को रोकने के लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ा योगदान देते हैं। जैसे 1971 के युद्ध में भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था। इस तरह के एयरक्राफ्ट कुछ दिन, कुछ महीने में नहीं बनते, इन्हें बनाने में कई कई साल लग जाते हैं, और भारत जैसे देश में तो और भी वक्त लग जाता है। अब आईएनएस विक्रांत का ही उदाहरण देखिए। आईएनएस विक्रांत जैसे मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को बनाने की रूपरेखा 1999 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के समय तैयार हुई। 2001 में कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया और 2003 में इसके डिजाइन को मंजूरी मिली। 2005 में इसे बनाने के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी हुई थी, यानी कोच्चि में एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू करने की नींव रख दी गई। फिर 2009 में आईएनएस विक्रांत के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसे कील लेइंग कहा जाता है। 29 अगस्त 2011 को आईएनएस विक्रांत को उस जगह से बाहर लाया गया
जहां इसका ढांचा तैयार हुआ था, जिसे ड्राई डॉक कहते हैं। 12 अगस्त 2013 को इसे पानी में उतारा गया। दिसंबर 2020 तक आईएनएस विक्रांत के बेसिक ट्रायल्स पूरे हो गए। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया। जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए। आज ये नेवी में कमीशन हो गया, शामिल हो गया, और इसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा। कितना लंबा वक्त गुजरा है यहां तक पहुंचने में, सोचिए। अब आते हैं कि इसे बनाने में कितना वक्त लगेगा। सामान्य तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 7 से 10 साल लगते हैं। अगर कैरियर के डिजाइन और इसमें लगने वाले उपकरण में बदलाव हैं तो इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। सामान्य तौर पर एक एयरक्राफ्ट को बनाने में 3 फेज होते हैं और आईएनएस विक्रांत को बनाने में करीब 13 साल लगे। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर का बेस बनाना और ढांचे को शिपयार्ड में शिफ्ट करना, यह पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है कि इस फेज में एयरक्राफ्ट को समुद्र में लॉन्च कर टेस्टिंग की जाती है। तीसरा फेज होता है कि एयरक्राफ्ट का कमीशन आता है, यानी टेस्टिंग के बाद एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर इसका इस्तेमाल शुरू किया जाता है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 13 साल लगे और बनाने में इसलिए बहुत वक्त लगता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है, इसमें हर तरह की सुविधा देनी होती है। जैसे आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का वजन है इसका। इसे बनाने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। इसके फ्लाइट डेक पर एक बार में एक साथ 12 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर पार्क हो सकते हैं। फ्लाइट डेक का एरिया 2.5 हॉकी मैदान के बराबर होता है। इसमें 2 रनवे हैं। इसमें 1600 क्रू के रहने के लिए 2400 कंपार्टमेंट्स हैं। इसकी हाइट 15 मंजिला किसी बिल्डिंग के बराबर है। 15 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उतनी ऊंचाई है इसकी। आईएनएस विक्रांत में 3000 फायर सेंसर हैं, 700 फ्लड सेंसर लगे हुए हैं। इसमें 16 बेड का अस्पताल भी है। इसके अलावा जनरल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, फीमेल वार्ड, आईसीयू भी है। सीटी स्कैन की सुविधा है। 3 बड़े किचन हैं। 5000 लोगों का खाना हर दिन बनाने की क्षमता है। एक वक्त में 600 लोग एक साथ यहां खाना खा सकते हैं। 4 गैस टरबाइन इंजन हैं जो 88 मेगावाट की पावर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर हिस्से में स्वदेशी पार्ट्स लगे, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है? इसको समझाता हूं। आईएनएस विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी नेवी में रह चुका है। आप लोग को भी लग रहा होगा ना कि सुना सुना सा नाम है। तब भारत ने उसे ब्रिटेन से 1957 में खरीदा था। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम HMS हरक्यूलिस था। जब भारत ने इसे खरीदा तो इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा। 1961 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वो जहाज भारतीय नौसेना के बहुत काम आया। तब इसे बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। विक्रांत ने पाकिस्तानी सेना को समुद्र में खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। 36 सालों तक नौसेना को सेवाएं देने के बाद उसे 1997 में रिटायर कर दिया गया। जब पुराने विक्रांत को रिटायर किया गया तो उसके बाद नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हुई। वहीं से नए विक्रांत के निर्माण की नींव पड़ी। आज के विक्रांत और पुराने विक्रांत में बहुत अंतर है बॉस। पुराना विक्रांत करीब 210 मीटर लंबा था, जबकि जो नया विक्रांत है वो 260 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। पूरी तरह लोड कर दिए जाने पर नए विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है, जबकि पुराने विक्रांत का वजन इससे आधा ही था। यानी भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए।
हमारे पास पहले से आईएनएस विक्रमादित्य है और अब आईएनएस विक्रांत की ताकत भी भारतीय नौसेना के साथ जुड़ गई। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का अंतर क्या है बॉस? देखिए, आईएनएस विक्रमादित्य रूस में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि आईएनएस विक्रांत के 76% पार्ट्स भारत में ही बने और करीब 500 भारतीय कंपनियों ने पार्ट्स बनाए। विक्रमादित्य का मूल नाम एडमिरल गोशकोव था। इसे भारत ने रूस से 2004 में खरीदा और नए सिरे से निर्माण के बाद 16 नवंबर 2013 को यह नौसेना में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रमादित्य करीब 932 फीट लंबा है। आईएनएस विक्रांत करीब 860 फीट लंबा है। आईएनएस विक्रमादित्य एक बार में 13,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रांत एक बार में 14,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य की अधिकतम स्पीड 32 नॉट प्रति घंटा है। विक्रांत के लिए स्पीड 28 नॉट प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रमादित्य में कुल वजन 45,000 टन है, जबकि आईएनएस विक्रांत का टोटल वजन 40,000 टन है। भारत को आईएनएस विक्रांत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। 2035 तक चीन ने अपनी सेना को सबसे मॉडर्न और 2049 तक सबसे ताकतवर बनाने का लक्ष्य रखा है। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के साथ ही भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाने से चीन के पास जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको टक्कर दी जा सकेगी। चीन ने अपना नया एयरक्राफ्ट फ्यूजियन टाइप 003 कैरियर है, इसी साल जून में लॉन्च किया है। जून में इसे अपना सबसे ताकतवर शिप जो मिला, मतलब बता रहा कि ये सबसे ताकतवर शिप है। साल 2012 से 2022 के बीच चीन ने अपने बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किए। इतना ही नहीं, चीन ने कॉम्बैट शिप के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन के पास इस वक्त सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका का अनुमान है कि 2040 तक चीन अपनी शिप की संख्या को 40% तक बढ़ा लेगा। इस वक्त अमेरिका के बाद चीन ही अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। चीन के इरादे तो पहले भी कभी ठीक नहीं है और जिस तरह से चीन अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत को आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट की काफी जरूरत थी। आप आईएनएस नाम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आईएनएस विक्रांत सुन रहे हैं। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस विक्रांत जब आप लिखते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि आईएनएस विक्रांत बोलते हो, आईएनएस विक्रांत बोलते हो, आईएनएस विक्रांत, ये आप नाम सुन रहे हैं। इसमें आईएनएस का मतलब है इंडियन, आई से इंडियन, एन से हो गया नेवल यानी नौसेना, और शिप मतलब जहाज, यानी भारतीय नौसेना का जहाज जिसका नाम है विक्रांत। आईएनएस, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस विक्रांत भारत की ताकत का प्रतीक तो है ही, साथ में डिफेंस सेक्टर में भारत के आत्मनिर्भर होने का भी प्रतीक है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए, वरना एक समय तो ऐसा था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। आपको याद दिलाता हूं कि मोदी सरकार जब से पहले, अगर आप कहिए कि भारत की हालत क्या थी, अगर वो आपको बताऊं, 2014 में भारत जितने हथियार निर्यात करता था उससे 40 गुना ज्यादा हथियार आयात करता था। 2012, 13, 14 में भारत ने सिर्फ 1,644 करोड़ के हथियार निर्यात किए थे। 2014-15 में भारत ने 1,941 करोड़ के हथियार निर्यात किए। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। 2014 से पहले 5 साल में भारत ने 1,03,535 करोड़ के हथियार आयात किए थे। 2014 में भारत किस देश से कितना हथियार खरीदता था यह भी जान लीजिए। अमेरिका से 32,615 करोड़ के हथियार इंपोर्ट करता था, रूस से 25,448 करोड़ के, फ्रांस से 12,047 करोड़ के हथियार खरीदता था, यूक्रेन से 3,606 करोड़ के हथियार खरीदने का खर्च था, इजराइल से 3,305 करोड़। मतलब ये वो दौर था जब भारत इटली, जर्मनी और यहां तक कि स्विट्जरलैंड से भी हथियार खरीदता था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और उसके बाद डिफेंस सेक्टर की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2022 आते आते क्या हुआ है सुनिए। 2017 से 2021 के बीच भारत का डिफेंस इंपोर्ट 21% कम हुआ है। 2021 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जो कभी 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होता था वो अब बढ़कर 13,000 करोड़ के पार चला गया है। कुल डिफेंस एक्सपोर्ट में से 70% प्राइवेट सेक्टर से आया था। रूस से भारत का डिफेंस इंपोर्ट 47% तक कम हुआ है। भारत अपनी जरूरत के हथियार आज खुद बना रहा है। 10 टन वजनी हेवीवेट हेलीकॉप्टर भारत में बन रहे हैं।
ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के उपयोग के लिए बनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना रहा है, जो मौजूदा MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। देश में 39 शिप और सबमरीन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। भारत में न केवल जरूरत के हथियार बनाए जा रहे हैं, बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी तेजी आई है। लोकसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के दिए जवाब के मुताबिक घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद पिछले 3 साल में बढ़ी है। 2018-19 में घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद 54% थी, 2018-19 में बढ़कर 64% हो गई और 2022 में 68% घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद का लक्ष्य है। घरेलू हथियार उपकरणों और सिस्टम की खरीद के लिए 84,598 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। इसी साल भारत ने स्वदेशी ड्रोन, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत 28,732 करोड़ रुपए से के रक्षा सौदे को मंजूरी दी। इस दौरान भारत में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार ने 498 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इसमें DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी साल एक संसदीय समिति ने DRDO की तारीफ की थी। संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जुएल ओराम हैं। इस संसदीय समिति में कुल 30 सांसद शामिल हैं, इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हैं। 4 अगस्त को संसद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समिति इस बात की तारीफ करती है कि DRDO के हथियारों के स्वदेशीकरण के कारण मिसाइल्स, रडार्स, टॉर्पीडोज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स का आयात लगभग ना के बराबर हो गया और यह DRDO की वजह से हुआ है। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में DRDO के योगदान के बारे में बताते हुए आपको यह भी बताऊं कि DRDO भारत में ही 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन तैयार कर रहा है। DRDO ने इस प्लेन को नेत्र नाम दिया है। ये निगरानी विमान 10,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। इन विमानों से दुश्मन के इलाके में भी 360 डिग्री निगरानी की जा सकेगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 3 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन है। DRDO ने 2021 में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया था। इसमें मिसाइल के फीचर और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो की रेंज 650 किलोमीटर है। DRDO ने 2017 में वरुणास्त्र नाम का टॉर्पीडो बनाया था, जो सबमरीन को नष्ट कर सकता है। यानी डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए भारत विदेशी डिफेंस आइटम यानी हथियारों, उपकरणों और दूसरे सिस्टम के इंपोर्ट पर बैन लगा रहा है। भारत ने विदेशी हथियारों, उपकरणों की एक लिस्ट तैयार की जिनका आयात बैन करना है, जिसमें से 28 अगस्त 2022 को 780 डिफेंस आइटम्स का आयात बैन किया गया। 2020 से 2022 के बीच 310 हथियार और उपकरणों का आयात बैन किया गया। लिस्ट में शामिल 2500 डिफेंस आइटम अब देश में ही बन रहे हैं। 458 डिफेंस आइटम ऐसे हैं जिनके लिए डेडलाइन तय की गई है, जिसके अंदर वो देश में बनने लगेंगे। 458 में से 167 हथियार उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी अब ये भारत में बन रहे हैं। ये हथियार और उपकरण कहां प्रयोग होते हैं, ये भी आपको बता देता हूं। सुखोई 30 और जगुआर जेट्स के उपकरण अब भारत में बन रहे हैं। रशियन T-90 और T-72 टैंक्स के हथियार भी भारत में बन रहे हैं। BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल में फिट होने वाले हथियार और पुर्जे भारत में बन रहे हैं। रूस से मिले हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वॉरशिप, मल्टी रॉकेट सिस्टम, राइफल के उपकरण भारत में बन रहे हैं। यानी भारत बीते 7-8 साल में डिफेंस सेक्टर में जितना आत्मनिर्भर होता चला गया है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार। नमस्कार।